तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट्स के बारे में। सबसे पहले चार्टर एक्ट 1793। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक्ट ऑफ 1786 में कॉर्नवालिस ने बोला था कि मैं भाई तभी जो है गवर्नर जनरल बनूंगा जब मुझे ओवरराइड करने की पावर मिलेगी अपनी काउंसिल को, और कमांडर इन चीफ भी मैं ही बनूंगा। तो इसका हुआ ये कि ये आगे भी एक्सटेंड हो गई ये चीज़, ठीक है, और सभी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए, बॉम्बे की भी और दूसरी वाली प्रेसिडेंसीज जो ब्रिटिश की थी उनमें भी। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने बंगाल की प्रेसिडेंसी के पास ये पावर आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास, कि वो ओवरराइड कर सकता है और वही कमांडर इन चीफ भी होगा। तो उसकी वजह से बाकी जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज हैं उन पे वो ज़्यादा रौब जमाने लगा, मतलब ज़्यादा कंट्रोल बंगाल वाली प्रेसिडेंसी वाले गवर्नर जनरल का आ गया। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली होगी एक्सटेंड फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स कंपनी की। ठीक है, उसके बाद इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। तो वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का कोई बंदा नहीं बन सकता कमांडर इन चीफ अनलेस कि उसको अपॉइंट ना किया जाए। ठीक है, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हैंसफोर्थ टू बी पेड ऑफ फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं उनको पे ऑफ किया जाएगा, उनकी सैलरी जो है वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके फीचर्स हैं, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन अपॉन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रेड जो है उसकी मोनोपोली कंपनी से छीन ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उन्होंने बोला कि जितने भी मर्चेंट्स हैं ब्रिटिश मर्चेंट्स वो जाके इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं, बट एक ट्रेड ओवर टी और ट्रेड चाइना के साथ जो है उस पर मोनोपोली रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ कंपनी ही करेगी। इट असर्टेड द सोवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम जो है पावर जो है वो इस्टेब्लिश कर दी ब्रिटिश क्राउन की, कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी इंडिया में उन पे। उसके बाद क्या हुआ, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल। ठीक है, कि तुम क्रिश्चियनिटी सिखाओ इंडिया में जाके, ये क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने बोला। It provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India। और तुम इंडिया में जाओ और ब्रिटिश एजुकेशन को ब्रिटिश टेरिटरीज में फैलाओ। इट अथॉराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स जो बनी हुई थी ब्रिटिशर्स ने बनाई थी उनको बोला कि तुम टैक्सेस इम्पोज करो, और अगर लोग टैक्सेस पे नहीं करते तो तुम उन्हें पनिश करो। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसका पहला फीचर क्या था, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटरी एरिया इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या 1833 वाले एक्ट में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स जो है वो उसको दे दी। Thus, the act created for the first time government of India having authority over the entire territory possessed by ब्रिटिश इन इंडिया। तो इन्होंने पावर को सेंट्रलाइज कर दिया अब। ठीक है, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया और सारी टेरिटरीज उसके हाथ में दे दी। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। अब रूल्स बनाने की कोई भी पावर्स जो है बॉम्बे और मद्रास वाले गवर्नर जनरल के पास नहीं रही थी। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिक, उसी के पास सारी लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर्स जो है वो इंटायर ब्रिटिश इंडिया की चली गई थी। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशंस। आज से पहले 1833 के पहले जितने भी एक्ट्स बने थे उनको रेगुलेशंस कहा जाएगा, और उसके बाद जो आएंगे अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा उसको जो है ये एक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद होता क्या है थर्ड, कि इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी विच बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। तो होता क्या है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल जो है
जो ट्रेड कर रही थी वो एज अ ट्रेडिंग बॉडी की तरह थी, अब उन्होंने उसको प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 अटेम्प्टेड introduced system of open competition for selection of civil servants and stated that the Indian should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. However, this provision was negated after opposition from court of directors. तो होता क्या है कि इन्होंने लाया 1833 में एक और चीज़ कि जो एक कोविनेटेड सिविल सर्वेंट्स होते थे जो सही मतलब हायर पोजीशन पे होते थे, एक नॉन कोविनेटेड होते थे, तो इन्होंने नॉन कोविनेटेड की सिलेक्शन के लिए खोल दिया। इन्होंने रखा कि भाई तुम इंडियंस को हम डिबार्ड नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, तुम किसी तरीके से पीछे नहीं रहोगे, तुम भी आ जाओ यहाँ पे। लेकिन बाद में फिर ये हो नहीं पाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपोज करने की वजह से। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853. It separated for the first time the legislative and executive function of the Governor General's Council. It provided for addition of 6 new members, 4 पहले से थे, 6 नए लाए इन्होंने, called legislative councillors of to the council. In other words, it established a separate Governor General Legislative Council which came to be known as इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन्होंने क्या किया, 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल के काउंसिल में पहले से थे, ठीक है, और इन्होंने अब लाए 6 नए मेंबर्स जो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में काम करेंगे। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये लेजिस्लेटिव विंग जो है ये एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसी के नक्शे कदम पे लॉज जो है वो बनाएगी। लेजिस्लेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज द स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग special machinery and special process. It introduced an open competition system for selection of recruitment of civil servants, the coordinated civil servants. तो इन्होंने क्या किया कि अब ओपन जो है कंपटीशन रख दिया। पहले नॉन कोविनेटेड के लिए रखा था इन्होंने 1833 में, तो इन्होंने अब जो है ओपन कंपटीशन रख दिया कोविनेटेड सिविल सर्वेंट्स के लिए भी, ठीक है, जो कि हायर लेवल पे सिविल सर्वेंट्स होते सही, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, but it did not specify any particular period. Unlike the previous charters, this was clear indication that the company rule could be terminated at any time by the parliament liked. ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब जैसे इन्होंने पहले कंपनी का रूल फिक्स किया था कि अगले 20 ईयर्स के लिए 1793 वाले चार्टर एक्ट में, अब इन्होंने चार्टर एक्ट 1853 में इन्होंने ये नहीं बोला कि कहाँ तक फिक्स रहेगा कंपनी का पीरियड, इन्होंने बोला कि कंपनी का पीरियड चलेगा, मतलब जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी। तो इन्होंने अब ये हो गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी कंपनी को हटा सकती है और अपने हाथ में ले सकती है बागडोर, ठीक है। उसके बाद इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब पहली बारी लोकल्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 बंदों की आई उसमें, ठीक है। ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो 4 मेंबर्स जो हैं वो लोकल जगहों से आएंगे, मद्रास लोकल्स होंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के।